हाँ भाई देखिए, कल अपना श्रोडिंगर मॉडल कंप्लीट हो गया था और उसके अंदर हमने एक ही बात सीख ली थी कि कक्षाओं के स्थान पर अपन क्या चीज़ लेते हैं काम में, कक्षकों को काम में लेते हैं और कक्षकों से क्वांटम संख्या रिलेटेड होती है कितनी, 4। श्रोडिंगर ने तो 3 ही बताई थी, फिर एक और आ गई थी स्पिन क्वांटम संख्या। तो आज हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्या होती है क्वांटम संख्या? तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का पता ही क्या है अपने आप में, क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति स्थान ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो उनमें पहली आती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इनको हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या चीज बताती हैं? तो बोहर के अनुसार, तो बोहर की अगर कक्षाओं की बात करें तो ये कक्षाओं के बारे में जानकारी देती है। तो इनको एक तरह से हम कक्षा कह सकते हैं 2, 3, 4 इस तरह से। तो इनका नंबर पूर्ण अंक के रूप में होता है। ये नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी देती हैं। इनको हम 1, 2, 3, 4 के अलावा K, L, M, N फिर आगे OP इस तरह से क्लासेस के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हैं। इनको कोश या कक्षाएं कहा जाता है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या हमको जानकारी किसके बारे में देती है? तो एक तो ये क्या होती है, कोश या कक्षाएं कहलाती हैं, पहली बात तो, ठीक। दूसरी बात, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये देती है कक्षाओं के आकार के बारे में। किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षाओं के आकार के बारे में। तो इनसे हमको आकार का पता लगता है। कैसे पता लगता है? आकार का मतलब क्या होता है, चीज छोटी है या बड़ी। अगर बताइए हमारे पास n बराबर 1 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आकार, जैसे नाभिक है तो बोलो ये 1 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? आकार कैसा रहा? छोटा। 2 लिखते ही कक्षा का आकार कैसा हो गया? बड़ा। 3 लिखते ही और बड़ा हो गया। तो इससे क्या होता है, कक्षाओं के आकार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया n बराबर 1, 2, 3, 4 के रूप में रहता है। अब देखिए द्वितीय क्वांटम संख्या, ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम सबसे पहले एक स्कूल में गए, हमें मान लीजिए किसी बच्चे का पता पूछना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक स्कूल में चले गए। तो स्कूल का मतलब उसको हम एक तरह से कक्षा मान सकते हैं। बोलो स्कूल छोटे अलग अलग क्लासेज में बटा हुआ है कि नहीं है? तो अगर मान लीजिए अपन ने किसी के लिए पूछा, जैसे प्रवीण नाम का कोई लड़का है, हम पूछते प्रवीण कहाँ पे है, तो हम स्कूल में अगर आते गेट में घुस के पूछे साहब प्रवीण कहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो क्या कहेगा, अगला स्टेप पूछेगा कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब 11वीं क्लास में पढ़ता। तो पहला स्टेप तो एक तो कठूमर के चौराहे पे जाके वहाँ कहे साहब प्रवीण कहाँ पे, तो वहाँ क्या पता लग रहा है कि सब स्कूल में ही होगा कोई से। पहले तो स्कूल का नाम बताना पड़ेगा, भाई टैगोर स्कूल में, तो टैगोर में आ गया। टैगोर के बाद अगला स्टेप क्या चलेगा, कौन सी क्लास में है। जब क्लास में पहुंच जाएगा तो 11वीं के 2-3 सेक्शन चल रहे हैं, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, ऐसे सेक्शन चलते हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन में है, और सेक्शन के बाद देखा जाएगा कि वो बच्चा बैठा कहाँ पर है, गर्ल है, बॉय है, जो उसी नाम से पूछा गया है उस नाम से पूछा जाएगा। बोलो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको चलना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की तलाश कहाँ रहेगी, मुख्य क्वांटम संख्या में, यानी कोश या कक्षाओं में। हो गई। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में जानकारी देते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और सुनने की है, अरे अरे और खराब हो रहा है आज। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्याओं में क्या चीज पता लगती है। एक मुख्य क्वांटम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संख्या होती है n²। सॉरी, कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या कितनी होती है, n²। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कल बताया था। एक कक्षक में कितने आ सकते हैं, 2।
बताया था ना, विपरीत चक्रण वाले 2। तो अगर हम कक्षकों की संख्या तो कितनी होती है n² और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो एक कक्षक में 2 होंगे तो कक्षकों की तुलना में दुगनी हो जाएगी 2n²। समझ गए। तो ये हमारे पास क्या है, एक व्यवस्था है कि अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या दे रखी है और उसमें पूछे कि इस क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और कक्षक कितने होंगे, तो हम यहां से बता सकते हैं। कैसे, देखते हैं एग्जांपल से। जैसे आपसे पूछा गया तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या बताइए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बोलो कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, 3²। तीसरी कक्षा मतलब n बराबर 3 दिया। कक्षा का मतलब ही क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। 3 का स्क्वायर यानी 9 तो क्या होंगे उसमें कक्षक होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 3² मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे कक्षकों के दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो कक्षक हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखते हैं आगे दूसरी क्वांटम संख्या। जब हम स्कूल में पहुंच गए तो हम क्लास में तलाशेंगे कौन सी क्लास में बैठा हुआ है। तो एक तरह से सेकंड नंबर जो होती है उसे कहते हैं हम सहायक, द्वितीयक या गौण क्वांटम संख्या। गौण और भी नाम है इसके, दिगंशी, इतने नाम है क्वांटम संख्या। ठीक, इतने नामों से जान जाते हैं। इसको एल के द्वारा व्यक्त करते हैं, स्मॉल एल के द्वारा। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्वांटम नंबर हमको किसकी जानकारी देगा, बोलो सबसे पहले किसकी जानकारी मिली, कक्षा या कोश की। कक्षा से किस में जाते हैं, उपकक्षा में। तो ये जो जानकारी देता है हमको उपकोश या उपकक्षा के बारे में जानकारी देता है, उपकोश या उपकक्षा। ठीक, उपकक्षाएं कौन सी होती है, तो 4 प्रकार की उपकक्षाएं होती हैं, S, P, D, F। इनके लिए जो L के मान होते हैं, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, ये L के मान है। ठीक है, तो इनके नाम क्या है, इनको SPDF नाम क्यों दिया है, तो इनकी एक विशेष संरचना की वजह से। इसका नाम होता है शार्प, S का मतलब क्या है, शार्प। P का मतलब होता है प्रोक्सिमल, क्या मतलब है, प्रोक्सिमल। D का मतलब है डिफ्यूज और F का मतलब है फंडामेंटल। इस वजह से इनके नाम इन आधार पर दिए हैं। तो अब देखो उपकोशों के बारे में भी आ गया। अब उपकोश हमको किसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हमको कक्षकों का आकार तो पता लग गया था। आकार का मतलब क्या है, छोटा या बड़ा। ये जो हमें जानकारी देता है, ये देता है हमको कक्षकों की आकृति। उसमें आप एक बात और समझ लें, कक्षाओं के आकार में, उसको कक्षाओं के आकार की जगह कक्षकों का आकार कर लेना। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वांटम मॉडल में कक्षा शब्द का इस्तेमाल कम किया गया था, किसका किया था, कक्षकों का। तो पहले वाले में एक बात बताइए, ये पहला नंबर है, वो नाभिक है। बोलो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, हो गए। बोलो पहली कक्षा से संबंधित जो कक्षक होंगे वो कैसे होंगे, छोटे आकार के, दूसरी कक्षा के बड़े आकार के, तीसरी के। और तो ये कक्षकों के आकार के बारे में बताती है वो। ठीक है, ये बताती है हमको कक्षकों की आकृति। आकार और आकृति में क्या फर्क है, देखो इसका आकार कैसा है, सामान्य आकार है या नहीं है, कैसा आकार है इसका, बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, सामान्य नहीं कह सकते, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं। आकृति कैसी है इसकी, आयताकार। तो आकृति तो वो है जो उसकी बनावट होती है। ठीक है, और आकार होता है कितना बड़ा है या छोटा है। समझ गए, दोनों में फर्क है। तो यहां पे देखिए, वहां कक्षकों का आकार यानी बड़ा छोटा तो वहां पता लग गया। आकृति का मतलब क्या है, तो यहां पे देखो S से संबंधित जो कक्षक होंगे वो होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं, गोलाकार। P से संबंधित जो कक्षक है, अगर S लिखा आ गया तो अपने आप ही समझ लो कि कक्षकों की आकृति कैसी है, गोलाकार। P जो होते हैं इनको देखते ही हम लोग समझ लेते हैं आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। कैसी होती है, डंबलाकार। D से संबंधित आते ही हम इनको समझते हैं द्विडंबलाकार। कैसी आकृति आ जाती है, द्विडंबलाकार। और F जो होते हैं इनकी आकृति जटिल होती है, तो इसको अभी तक पहचाना ही नहीं जा सका इस तरह से, ये काफी जटिल आकृति है, तो इसकी आकृति की अभी पहचान वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए, तो इनको जटिल आकृति कहते हैं।
तो बताओ आकृतियों का पता लग गया कि नहीं लग गया? पहले किसका पता लगा था? आकार का। अब किसका लग गया? आकृति का। तो ये जो है हमको किसके बारे में जानकारी देता है? उपकोष या उपकक्षा के बारे में, और दूसरी बात कक्षकों की आकृति के बारे में। आकृति से संबंध मैंने मान आपको बता दिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट मान है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखें एन का और एल का आपस में संबंध क्या है। भाई एक बात तो निश्चित है, स्कूल का और कक्षा का आपस में संबंध है या नहीं है। ऐसे ही एन का एल से यानी कक्षा का उपकक्षा से क्या संबंध होता है, तो उसको हम देखते हैं। यहां पे देखें, जो एल का मान होता है वो कितना प्राप्त होता है हमको, तो वो होता है 0 से n-1 तक। ये किसके मान होते हैं? एल के मान। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके लिए पहली कक्षा से संबंधित एल का मान देखें, ठीक है। तो देखेंगे 0 से n-1। बोलो 0, n का मान, ये n के मान रख रहा हूं, बोलो कितना आएगा? 1-1 मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो मान 0 से 0 तक ही जा रहा है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 0। तो n बराबर जिसके लिए 1 होता है उसके लिए l का मान कितना होता है? 0। अब 2 रख के देख लेते हैं, तो कितना आएगा? 0 तो फिक्स है ही है, उसके बाद 2 - 1 मतलब 1, 0 के बाद 1 ही आता है, तो 0 और 1 3। बोलो कितना आएगा? 0 1 2। अब बार बार घटाने के यहीं से पता पड़ रहा है, 3 - 1 4, 0 1 2 3। बोलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसका मतलब ये हुआ पहली कक्षा में, बोलो 0 का मतलब एस है या नहीं है? तो पहली कक्षा में केवल एस उपकोषी होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? 1s। अगर आपसे कहा जाए 1p पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? 1p नाम की कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि 1 में एक नंबर होता ही नहीं है, इसलिए p नहीं होगा। तो 1 में केवल कौन होगा? s होगा, तो ये नहीं। बात समझ गए? इधर देखें, इसमें कौन कौन से होंगे? s और p। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2s और 2p। इसका मतलब 2d कभी भी नहीं हो सकता। इधर देखें, 3s 3p 3d, और ये हो जाएगा 4s 4p 4d 4n। तो ये सब क्या चीज है? इनके उपकोष हैं। ये तो क्या हो गए? कोष, और ये क्या हो गए? उपकोष। इनको बोलते हैं इंग्लिश में शेल, ठीक है। और ये होते हैं सब शेल। क्लियर है? तो ये वाले उपकोष हो, तो ये हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखें, यहां से हमको सहायक क्वांटम संख्याओं के बारे में मिल गया। अब आगे देखते हैं, अब तीसरी क्वांटम संख्या पे चलते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m। चुंबकीय का मतलब है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए m लिया। अब m क्या बात बताती है? मैंने कहा था सबसे पहले स्कूल, स्कूल से क्लास, और क्लास से भी किसमें बटी हुई है? सेक्शन में। तो सबसे पहले कक्षा, कक्षा से उपकक्षा, और उपकक्षा भी किसमें बटे हुए हैं? कक्षकों में बटे हुए, ठीक है। तो जो S का उपकक्षक होता है, बोलो S निकला था हमारा, P निकला था, D निकला था, और F। S होता है इसमें केवल एक उपकक्षक, एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक। P जो होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं। D होता है इसके 5, और F होता है इसमें कितने होते हैं? 7। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? 7। तो ये क्या, सबसे पहले कक्षाएं किसमें बटी हुई? उपकक्षा में। उपकक्षा किसमें बटे हुए हैं? कक्षकों में। ये क्या है? कक्षक। तो हमको जो चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है जानकारी, वो किसके बारे में देती है? कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में देती है? कक्षकों के बारे में। संग में अब ये देखें, कक्षक तो कैसा था? P। S की आकृति तो गोल होती है। कैसी आकृति होती है? गोल। अब आप एक बात देखिए, जो गोल आकृति की चीज होगी, क्या उसकी कोई निश्चित दिशा होती है या नहीं होती? गोल आकृति की
कैसे? आपसे ये कहा जाए कि एक बॉल दे दिया आपके हाथ में, ठीक है, या कोई फल सेब दे दिया, ठीक है, या फिर और भी अपन चीकू ले लेते, चीकू ऐसा, आपसे कहा जाए चीकू खाइए आप लोग, बोलो कौन सी दिशा से खाओगे? किधर से भी खा सकते हो, क्योंकि गोल आकृति की कोई दिशा नहीं है ना। ऐस भी कैसी आकृति का होता है बताया था, गोल आकृति का होता है, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए एक ही तरह से विन्यासित हो सकता है, यानी किसी भी तरह से कर दो विन्यासित तो इसका एक ही रूप पाया जाएगा जो कैसा होगा, गोलाकार। लेकिन आपको अगर केला दिया जाए खाने के लिए तो बताओ उसमें क्या आप बीच में से खाओगे, कहीं से भी खा सकते हो, कोई विशेष दिशा से खाओगे? विशेष दिशा से ही खाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि केले में निश्चित दिशा होती है, उसका जो डंठल होता है उधर से छील के खाते हैं, तो वो दिशात्मक हो गया, और गोला कैसा हो गया है, अदिशात्मक। तो ये तो गोलाकार होता है तो इसकी तो दिशा होती नहीं है, इसलिए एक अकेली संरचना होगी, तो इसका कक्षक कितना होगा, 1। पी कक्षक जो होते हैं वो कैसे थे, डंबलाकार। डंबलाकार के लिए देखो हमारी प्रकृति में 3 दिशाएं होती हैं, वैसे तो हम 4 मानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में 3 दिशाएं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, 3 अक्ष। उसमें पढ़े होंगे आपने, जो ग्राफ बनाते थे, एक एक्स होता था, एक वाई होता था और एक क्या होता है, जेड अक्ष होता है, ऐसे 3 अक्ष होते हैं। तो अब यहां पे आप ध्यान से समझें, जो डंबलाकार कक्षक था, बोलो इस प्रकार से है या नहीं है? अब डंबलाकार अक्षक 3 प्रकार से उपस्थित हो सकता है, बोलो ये अक्ष कौन सा हो गया, एक्स। हो सकता है ऐसे ना मिल करके ऐसे मिल जाता, और हो सकता है ऐसे ना मिल करके ऐसे मिल जाता। तो बोलो 3 अक्ष हो गए कि नहीं हो गए? एक्स अक्ष पर भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है और जेड पे भी हो सकता है। तो बोलिए ये वाले जो कक्षक कहलाएंगे, ये तो एस कक्षक ही कहलाता है, ये कौन सा कहलाएगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है, बोलो कक्षक किस प्रकार से व्यवस्थित है इस बारे में जानकारी दे रहा है। पहले ने क्या जानकारी दी, कक्षकों का आकार, दूसरे ने कक्षकों की आकृति, तीसरा दे रहा है कक्षकों का अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब क्या, किस तरह से सेट है, ठीक है, एक्स दिशा में सेट है, वाई में है या जेड में है। तो ये हमें जो जानकारी देता है वो देता है कक्षकों के अभिविन्यास की, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये कक्षकों के अभिविन्यास का कैसे पता लगता है, तो यही पता लगता है पी कक्षक में 3 अक्षों पर व्यवस्थित है। डी जो होता है, डी में 5 कक्षक होते हैं अलग अलग दिशाओं में। अब यहां पे क्या द्विडंबल होता है, 2 डंबल होंगे तो 2 अक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो 3 कक्षक तो ऐसे हो सकते हैं जैसे एक्स और वाई है, तो देखो एक डंबल यहां आ गया, एक डंबल यहां, बोलो दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, एक्स और वाई के में। अब मान लीजिए मैं इसको वाई और जेड मान लूं, तो ये कक्षक कौन से बन जाएंगे, डी वाई जेड। एक को एक्स मान लूं, एक को जेड मान लूं, तो क्या बन जाएंगे, डी जेड एक्स। तो इस तरह से ये अलग अलग कक्षक बनते हैं, मैं अभी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं इनको। तो देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक किसके होते हैं, डी के। किसके होते हैं, डी के। और लास्ट एफ कक्षक, तो इनकी तो अभी ज्यादा खोज हुई नहीं है, इनमें बस अपन को इतना पता है कि 7 कक्षक पाए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं। समझ गए? तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में जानकारी देती है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में। अब इसका मान कितना होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो इसका मान निकालने का तरीका होता है m बराबर -l 0 प्लस l, यानी -l से +l तक चलता है। अब आप देखना किस तरह से, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। जैसे आपके पास पहली कक्षा है, पहली कक्षा का मतलब है n बराबर कितना हो गया, 1। l के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, l के लिए 0, 0 से n माइनस होता है। अब m के लिए देखना है, m बराबर क्या होता है, -l से 0 प्लस l। बोलो 0 का माइनस भी कितना है, 0, और प्लस भी कितना होता है, 0। तो इसके लिए m का मान भी कितना रहेगा, 0। 0 का मतलब है, 1 0 का मतलब 1 कक्षक। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कक्षक था, s, और उपकोष भी कितना हो गया, 1 ही रह गया, 0, जिसका नंबर कितना है, 0।
दोबारा समझ ले, ये जो अंक होता है यहाँ का, ये किसके बारे में जानकारी देता है? कक्षकों के बारे में। तो 0 का मतलब कितना कक्षक है? 1। ठीक है, अब हम 2 नंबर लेते हैं। 2 के लिए बोलो क्या क्या मान आएंगे? 0 और 1। 0 का मतलब S और 1 का मतलब P। ठीक है, अब देखना S के लिए बोलो 0 के लिए कितना आएगा? 0, तो एक हिस्सा तो ये हो गया। अब 1 के लिए देखना माइनस L का मान किस हिसाब से लोगे, लेकर के देखो। 1 के लिए -1, फिर 0 और +1। बोलो कितने कक्षक प्राप्त हो रहे हैं P के लिए? 3। जैसे 1 का मान -1 है, दूसरे का 0 और तीसरे का +1। अब लेते हैं 3 नंबर, 0, 1 और 2। 0 के लिए S, P के 1 के लिए P और 2 के लिए D। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पे देखें क्या आएगा। सबसे पहले 0 वाले का तो 0 ले लिया, अब P का ले लो, कितना आएगा? -1, 0 +1, ये भी कंप्लीट। अब 2 वाले का ले लो, 2 का कैसे लेंगे? -2, -1, 0 +1 +2। बोलिए कितने कक्षक हो गए? 5, जिनमें 1 का -2 नंबर है, 1 का -1, ऐसे नंबर है प्रत्येक कक्षक के, तो इससे 5 कक्षक। ऐसे ही F के कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, उसमें -3 -2 इस तरह से आ जाएंगे। बोलो समझ में आ गई ये बात? तो ये क्या है? ये है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। समझ गए? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी। अब हमारे पास चौथी क्वांटम संख्या आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है? चक्कर लगाना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं जो कौन सी दिशा में चक्कर लगाते हैं? घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। एक उससे उल्टी दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 2 तरह के हो गए। तो जो क्लॉकवाइज लगाता है उसका तो मान लिया हमने +आधा और दूसरे का मान लिया -आधा। ठीक है, तो अच्छा आपसे ये पूछ लिया गया, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3s1। अब ध्यान देना, आपसे पूछा गया क्वेश्चन कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया। स्पिन क्वांटम संख्या को हम S से व्यक्त करते हैं। ये किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमा तो +12, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हमको क्लियर हो जाएगा क्या चीज कैसे निकालनी है। आपको देता है ऐसे क्वेश्चन, 3s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। तो ठीक है, ये दे दिया 3s1 विन्यास के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। बोलिए इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1 का मतलब है 1। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ पे जो लिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आप देखें, जो पहला अंक है वह प्रथम क्वांटम संख्या की जानकारी देता है। तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? 3। समझे? दूसरी जो संख्या है जो लिखा हुआ है वो हमको दूसरी क्वांटम संख्या की जानकारी देता है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? बताओ। S के लिए कितना आता है? L 0। ऐसी तो दे रखा है यहाँ पे, तो L बराबर कितना हो गया? 0। जिसके लिए L बराबर 0 है उसके लिए M भी क्या होता है? 0 ही होता है, तो M बराबर 0। अब रह गया क्या चीज? S। S में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 होगा, तो या तो +½ होगा या फिर क्या होगा? -½ तो हम लोगों को यहां से पता थोड़ी लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दाईं ओर घूम रहा है कि बाईं ओर घूम रहा है, इसलिए हम दोनों ही चीज लिख देते हैं। S का मान लिखते हैं +-1/2। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की कक्षा को देते हैं यहीं पे विराम। ये क्वांटम संख्या हो गई। कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम सिखाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है।